स्वागत है दोस्तों यूनिक स्टडी मटेरियल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कोशिका विज्ञान के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नाम है वो किस जैव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ए है फ्लेमिंग, बी है लेवेनहॉक, सी है रॉबर्ट हुक या डी है ब्राउन। तो वो कौन थे? वो रॉबर्ट हुक है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक की तस्वीर है। और इन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका का वर्णन किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और दो जो वैज्ञानिक थे, दो जो वैज्ञानिक और थे, कौन कौन थे? एम स्लाइडेन और टी स्वान। एम स्लाइडेन और टी स्वान। इन्होंने 1838 से 1939 में कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया था। किसने किसने दिया था? एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। और कोशिका का सिद्धांत है क्या? सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी वह है कि जिसके अनुसार जीवों का निर्माण कोशिका से होती है। सेल थ्योरी के अनुसार जो जीवों का निर्माण होता है वो कोशिका से होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? माने कौन सी ऐसी रचना है जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग करती है, विभेदित करती है? तो कौन सी होगी? ए राइबोसोम, बी माइक्रोकांड्रिया, सी सेंट्रोमियर या डी सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेंट्रियोल। ये जो है मैंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका को जो कि उनकी जो संरचना होता है उसको अलग अलग होती है। मैंने दोनों की संरचना अलग अलग होती है। जो पादपों को जंतुओं से अलग दिखाती है, भिन्न दिखाती है। और पशु और वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका जो है विभाजन में मदद करती है। दोनों की जो कोशिका विभाजन होती है ना, इसमें सेंट्रियोल जो होते हैं वो कोशिका विभाजन में मदद करती है, वनस्पति कोशिका और पशु कोशिका में। और ये देखिए सेंट्रियोल की तस्वीर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो, अगर राइबोसोम उपस्थित ही ना हो, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं होगा? तो कौन है? श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित होती है। छोटे छोटे कण होते हैं उसके, जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें छोटे छोटे कण उनके मौजूद होते हैं। और इनकी प्रोटीनों की जो संश्लेषण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन के संश्लेषण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये आनुवंशिक पदार्थ जैसे होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ जैसे हो गए डीएनए और आरएनए के जो संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देती है। जो उनके जो संकेत होते हैं उनको प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करती है। और जब राइबोसोम का खोज कब हुआ था? तो राइबोसोम का खोज हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और किसने किया था? तो रोमानिया के जैव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किया था। किसने किया था? रोमानिया के जो जैव वैज्ञानिक थे जॉर्ज पेलेड, उन्होंने किया था। और राइबोसोम का नाम जो है, जो राइबोसोम का नामकरण हुआ था 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। और किस वैज्ञानिक ने किया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के मैंने प्रस्तावित किया था इनका नाम। राइबोसोम का जो नाम है वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम की तस्वीर दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि माइक्रोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? अगर माइक्रोकांड्रिया ही काम करना ही बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो ऑप्शन ए है भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है भोजन का पाचन, ऑप्शन डी है भोजन का अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जो जीवाणु होते हैं और नील हरित
शैवाल को छोड़कर, जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली अकबंध कोशिकाएं को सूत्रकणिका या माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइक्रोकांड्रिया किसमें किसमें नहीं होती है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल को, नीलहरित शैवाल और जीवाणु में नहीं होती है। और से सभी सजीव पदार्थ और जंतुओं में कोशिका द्रव्य के अनियमित रूप से बिखरे, कोशिका द्रव्य के जो अनियमित रूप से बिखरे होते हैं हुए दोहरे झिल्ली अकबंध कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइक्रोकांड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन की जितनी भी क्रिया होती है वो जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइक्रोकांड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है, जो श्वसन संबंधित जितने भी प्रारंभिक क्रियाएं होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, तथा शेष क्रियाएं माइक्रोकांड्रियाओं में होती है। जब बची हुई जो क्रिया है वो माइक्रोकांड्रियाओं में होती है। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या शक्ति गृह, पावर हाउस भी कहते हैं। माइक्रोकांड्रिया को जो माइक्रोकांड्रिया का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5वां है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है गोल्जी का, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है माइक्रोकांड्रिया और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो क्या होगा? ऑप्शन सी माइक्रोकांड्रिया, है ना, माइक्रोकांड्रिया को कहते हैं, अभी मैंने बताया है। तो जो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है माइक्रोकांड्रिया है। और इसकी खोज कब हुई थी? माइक्रोकांड्रिया की खोज हुई थी 1886 ईस्वी में। कब हुई थी? 1886 ईस्वी में। किसने की थी माइक्रोकांड्रिया की खोज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। किसने की थी? आल्टमैन ने। ठीक है, और ये कोशिका का श्वसन अंग है और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ठीक है, ए गुणसूत्र, बी माइक्रोकांड्रिया, सी प्लास्टिड या डी गोल्जी का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है चित्र में क्या है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन सी सही आंसर होगा, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक लवक है। ठीक है, यह लवक है, यह दोहरी झिल्ली अबंध कोशिका है। यह दोहरी झिल्ली अबंध कोशिका है जो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? तो पादप कोशिका में। और प्लास्टिड शब्द किसने दिया था? याद रखिएगा कि प्लास्टिड शब्द किसने दिया था? प्लास्टिड शब्द जो है किसने दिया था? हैकेल ने। किसने दिया था? हैकेल ने। ठीक है, सिम्पर ने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। जो सिम्पर थे उन्होंने प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया। और प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और कोशिकांग राइबोसोम जिसका निर्माण केंद्रक द्वारा किया जाता है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट हरित लवक तथा द्वितीय बड़ा भाग कोशिकांग माइक्रोकांड्रिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? कोशिका में जो होती है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? गोल्जी का है, राइबोसोम, माइक्रोकांड्रिया या सेंट्रोसोम, किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम में। यहाँ पे चित्र भी आपको दिख रहा होगा राइबोसोम का। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं और जितने भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में ही होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में ही होता है। और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं और केंद्रक झिल्ली के ऊपर मिलते हैं। ये जो अक्सर केंद्रक झिल्ली के ऊपर मिलते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन आते हैं शरीर में, तो उसका संश्लेषण जो होता है वो उसमें सहायक होता है। और राइबोसोम में राइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA तथा प्रोटीन होता है। ठीक, राइबोसोम में जो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि हम लोग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि RNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और प्रोटीन जो होते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है RNA का फुल फॉर्म, और जो उसके साथ प्रोटीन जो होता है राइबोसोम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतः पद्रवी जलिका। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोशिका भित्ति इसका सही आंसर होगा। देखिए सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर है। तो चलिए, जीवाणु एवं वनस्पति, जो जीवाणु और वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, परागमय तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति उसे कहते हैं कि जीवाणु और वनस्पति कोशिकाएं जो होती हैं उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर जो होती है निर्जीव व परागमय तथा मोटी दीवार पाई जाती है। कैसी? निर्जीव, परागमय और मोटी दीवार पाई जाती है, उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। और वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में साइलम परत के नीचे रहती है। कहाँ पे रहती है? साइलम परत के नीचे रहती है। और कुछ निर्माण श्रेणी के एक कोशिकीय पौधे वनस्पति की जनन कोशिकाओं एवं प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। जो वनस्पति की जो जनन कोशिका होती है और प्राणी कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो सेल्यूलोज प्रैक्टोज से होता है। अब याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो सेल्यूलोज और प्रैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। किसके किसके द्वारा? सेल्यूलोज, प्रैक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थों के द्वारा। और कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति में कितने परतें होती हैं? 2 परतें, जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है, जिसमें मध्य लमेला नामक दीवार होती है। और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो है कोशिका के आकृति प्रदान तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कोशिका का आदान प्रदान, कोशिका का आकृति प्रदान करना या प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका? कौन करती है? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति या पादप कोशिका को बाहरी आघातों से बचाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका को क्या करती है? बाहरी आघातों से बचाती है और परागमय होती है। यह जो होती है कोशिका भित्ति जो होती है परागमय होती है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। आप इससे पहले भी पढ़े थे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ए गोल्जिका, बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी अंतः पद्रवी जलिका। ये देखिए, ये चित्र जो है अंतः पद्रवी जलिका का है। किसका है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अंतः पद्रवी जलिका। ये जो होती है कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर जो होती है, केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर जो केंद्र होती है उसको छोड़कर संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिकाओं की झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर होता है। ठीक है, और यह रवेदार जेलीनुमा अर्थात पदार्थ जिसके अंतः प्रद्रवी जलिका कहते हैं। ठीक है, यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। कैसा होता है? पारदर्शी और चिपचिपा होता है। और कोशिका में 70% भाग की रचना करता है। कोशिका का जो रचना उसमें 70% भाग की रचना कौन करता है? यही करती है, अंतः प्रद्रवी जलिका करती है। और इसकी जो रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। किसे किसे हुई? जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। चलिए, आज का 10 क्वेश्चन 10 कदम में यही समाप्त होता है। ये 10 कदम का सीरीज है और हर चैप्टर से आपको, हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन हर टॉपिक से लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी 10 कदम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको ये 5 मिनट 10 मिनट में 10 क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊंगा और उस पर डिटेल से बात करेंगे, उसमें डिटेल्स दिया जाएगा। और उससे क्या होगा कि 10 के अलावे आप 10 से 20 क्वेश्चन 10 से 5 मिनट में आपको पूरा बढ़िया से कवर कर लोगे और बाय टॉपिक कवर करोगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कोशिका से ले लिया तो दूसरा क्वेश्चन प्रकाश से ले लिया, वैसा भी लेंगे। जब एक टॉपिक को एक अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद लेंगे कि उसे टेस्ट सीरीज चलाएंगे फिर क्वेश्चन को। तो
आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर अपडेट रहिए कि कौन कौन से टॉपिक कब कब अपलोड होते हैं, वो देखते रहिए। आपको विगत आने वाले जितने एग्ज़ाम हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।